बर्तन मांजे, वेटरी करी, टैक्सी चलाई, 7-Eleven में काम किया, बहुत सारे काम किए ऐसे। नसीर भाई के साथ तो मैंने 2 साल काम किया हुआ है। मतलब वो 2 साल जो है वो तो मॉटली में वो मैजिकल जर्नी थी वो। मतलब कभी-कभी तो बैठ के उनके सामने ऐसा लगता था कि नसीर भाई यहाँ कैसे पहुँच गया मैं? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? इरफान खान यार, उनको कैसे भूल सकते हैं? समझ रहे हो? मतलब इरफान भाई, नाना पाटेकर यार, समझ रहे हो? मैं वहीं फंस गया था कि अरे यार कहाँ फंस गया, कौन नहीं याद आ रहा? इरफान भाई, मतलब इरफान भाई चेंज द स्टाइल ऑफ एक्टिंग। मेरे ज़्यादातर शोज होते थे कमानी में, रिहर्सल होती थी गार्गी कॉलेज में, तो टहलते टूलते चले जाते थे मंडी हाउस की तरफ, NSD के बाहर बैठ के चाय पी ली, सब कर लिया। पीयूष भाई आते थे वहाँ पे। पीयूष भाई थिएटर वर्ल्ड के अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, अपनी वेस्पा में आते थे। तीनों आप लोगों ने ठान के रखा है इस बार भौकाल नहीं मचाएंगे, इस बार आप लोगों को इमोशनली ड्रेन करेंगे। रणदीप ने सावरकर से किया, करेक्ट, फैजल ने पंचायत से सीजन किया, 3 में किया, आप इससे कर रहे हैं यार। बड़ी अच्छी बात बोली तुमने, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसे, बट ये एक्चुअली बहुत सच है, ये बात बहुत सच बात है ये। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, हंसती हुई आंखों में झांक कर देखो, हंसती हुई आंखों में झांक कर देखो, कहीं कोई आंसू छुपा होगा। नमस्कार, मैं हूं रिदम दत्ता और आप सबका स्वागत है। जावेद अख्तर साहब की ये नज्म कहीं ना कहीं एक अच्छी बातों पर प्रकाश डालती है और इसकी गहराई नापी जाए तो ये हमें जीवन जीने के लिए मोटिवेट भी करती है। जीवन में हर बार सफलता मिले ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन जरूरी यह है कि हम उस काम को करते चलें, सीखते जाएं और निरंतर अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहें। आज एक ऐसे ही इंसान से मेरा राब्ता हो रहा है और उन्होंने अपने जीवन में हर काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, हर किरदार से अच्छा बनने की कोशिश की है और इसलिए आज उनके ज़िंदगी में उनके पास सफलता है, तजुर्बा भी है और आज वो अपनी एक नई पेशकश बहुत जल्द OTT पर लेकर आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस फिल्म के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उनके ज़िंदगी के तजुर्बे और सफलता की कहानी क्या है। हमारे साथ अमित सियाल साहब हैं जो बहुत अच्छे, एकदम आराम से चिल्ड हैं। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया अमित भाई। और आप अमित भाई बोल सकता हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे। जावेद साहब की ये नज्म से आप कैसे जोड़ते हो अपने को? आई थिंक जीवन का जो सच है वो यही है, तजुर्बा। और इसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ मुझे बहुत बाद लाइफ में समझ में आई, आ गई, वही बहुत बड़ी बात है कि मैं बहुत सारे इधर उधर तिकड़ा में लगा के, जो कि हमारी फिल्म का भी नाम है, एक्टिंग की दुनिया में आया कि परमानेंटली कुछ 20 साल पहले मुंबई में, कि अब यही करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि और किसी भी चीज़ से ना सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो मुझे फिर बहुत लगा कि यार ये क्या, मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, कि कभी कुछ काम कर रहा हूँ, कभी कुछ काम कर रहा हूँ। इससे अच्छा जो जब पहले सोचा था, जब पहली बार दिल्ली गया था कानपुर छोड़ के और थिएटर किया था बैरी के साथ, तो वही करते रहना चाहिए था। माँ बाप की बातों में नहीं आना चाहिए था, परिवार वालों की बातों में नहीं आना चाहिए था, जिसमें डर के कि फॉल बैक प्लान होना चाहिए कुछ, एक्टिंग से पैसे नहीं कमाओगे, कुछ नहीं होगा। और मैं फिर चला गया एक्टिंग से बहुत दूर, 8 साल कुछ किया नहीं। फिर तो मुझे लगा ये 7-8 साल जो है वो वेस्ट हो गए, वो लाइफ के। वेस्ट कुछ नहीं होता है, बिल्कुल वेस्ट कुछ भी नहीं होता है, वो सब कुछ काम आ रहा है, काम आ जाता है ना वो सब। और ये हमारा काम ही एक्टिंग का ऐसा है कि आपको जितना तजुर्बा होगा जिंदगी का और उतने अच्छे एक्टर बनोगे। और आप ये मानते हो अमित कि जैसे ये नज्म कहती है कहीं ना कहीं कि आप अपने अंदर झांक कर देखो, सफलता से आगे भी बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है सफलता से आगे अच्छा इंसान बनना, अपने पथ पर फिर भी करते रहना, सीखते रहना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है यार। वो आप खुद बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप अगर ये नहीं करोगे तो? मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर अपने अंदर झांक के नहीं देखोगे और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व नहीं करोगे अपने आप को, तो वो जो आपके अंदर आप ही एक यूनिक जो इंसान हो, वो यूनिकनेस लोगों तक कैसे पहुंचेगी, वो उसको बाहर कैसे, जब आप उसको खुद ही नहीं खोजोगे तो बाहर किसी को कैसे देखेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब के पास वही अंग हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, बाल हैं, कान हैं, लेकिन हम फिर भी सब अलग दिखते हैं।
तो वो इसीलिए अंदर जाने की बात होनी चाहिए कि हम इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि हम अलग हैं एक दूसरे से, हम सब यूनिक हैं अपने अपने मामले में। और सिर्फ एक्टिंग की नहीं है, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लोगे, पहली बात तो सक्सेस का मायना मेरे लिए अलग है, मटेरियलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। सक्सेस ये है कि आप जो करना चाहते थे, जो पाथ आप लेना चाहते थे, वो उस पाथ पे आप चल पा रहे हो, वो है सक्सेस की पहली सीढ़ी, और वो सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी वही। तो जब तक आप अपनी यूनिकनेस को नहीं संभालोगे, ढूंढोगे, तो तब तक आप कैसे उस पाथ पे जा पाओगे। बिल्कुल। तो अंदर झांकना तो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक चीज़ ज़रूर जो लोग झांकने वाले हैं अंदर तक अपने जहन के, दिमाग के, मन के, वो है आपकी आने वाली फिल्म तिकड़म। 23 अगस्त को OTT पर रिलीज हो रही है जी। आपका किरदार पहले के ऐसे रहे कि आपने लोगों को डराया है, धमकाया है, चाहे मिर्ज़ापुर में हो, चाहे जामतारा हो, और आप एक फादर की भूमिका अमिताभ कर रहे हैं, लोगों को इमोशनली ड्रेन करने वाले हैं। तो क्या कैसे रही है पूरी इसकी इस पथ की यार ये सब जो है ना, ये आई थिंक मैनिफेस्टेशन है ये, और वो मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ऑनेस्ट किसी कोर से आई थी मेरे अंदर से शायद, जो कि सुन ली भगवान ने। तो जैसे कि आपने कहा, जिन शोज़ का आपने नाम लिया, महारानी, जमतारा, इनसाइड एज मिर्ज़ापुर, काठमांडू कनेक्शन, तो ये सब बहुत प्यारे रोल थे। इन्होंने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी, बहुत प्यार दिया ऑडियंसेस का, मेरा नाम हुआ, मैं अपनी जीवनी चला पाया इसके बाद, और बहुत प्यारे हैं। लेकिन क्या है ना कि इतना ज़्यादा इंटेंस करते करते आप को ऐसा फीलिंग आने लग जाता है कि यार मैं ना अभी बर्नट आउट हो रहा हूँ थोड़ा, है ना, उकता रहा हूँ मैं। तो मैं मतलब जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे मिल रहा है, अगर मैं उसको उसी चीज़ को लेता रहा तो मैं शायद जस्टिस नहीं कर पाऊँगा उसको, क्योंकि आप बोर्डम के साथ एक्टिंग नहीं कर सकते, नहीं कर पाओ, और ये वो बोर्डम वाला काम ही नहीं है। और तो मैं तो मना रहा था कि किस तरीके से इसको, प्रिज्म को तोड़ूं, है ना। ये जो सारा सर्कुलर बन गया है, ये सर्कुलर लाइफ बन गया है मेरा, इसको कैसे तोड़ूं मैं। और ये सोचना था, और कुछ ही महीनों में इनका, विवेक अंचालिया जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, इनका एक पिच डेक आया मैनेजर्स को, उन्होंने दिखाया मुझे, तो बहुत ही सरल तरीके से एक पिच डेक बना के भेजा था, जो कि कम्प्लीटली अनलाइक अदर पिच डेक्स होता है। वरना यूजुअली क्या होता है कि एक्टरों की तस्वीरें होती हैं, कौन डायरेक्टर है, उसके बारे में फलाना ढिमकाना, फिर मूड बोर्ड कैसा होगा, फील कैसा होगा। तो ये इसने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था। इसने एक कार्टून कैरिकेचर टाइप का एक बाप बनाया था, स्केच, बच्चे बनाए थे उसके, फिर दादा दादी बनाए थे, फिर वो गांव बनाया था जिसके दिमाग में था कि किस तरीके का एनवायरनमेंट में वो रह रहे होंगे, जिस एनवायरनमेंट को छोड़ के बाप को जाना पड़ेगा काम करने। तो वो क्लिंग कर गया यार यहाँ पे ना, वो हिट कर गया वो यहाँ पे। तो जो मैं ढूंढ रहा था वो मेरे सामने था, और एज डेस्टिनी वुड हैव इट, वो फिर वो आई गई हो गई बात। इनको हम लोगों ने अप्रोच भी किया, तो ये लोग तो मान गए, बट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो ऑन फ्लोर येट। और फिर हम लोग भी बिजी हो गए अपना बाकी काम करने में। फिर कुछ महीने निकल गए, और लेकिन इसने जहन में जो मतलब एक छाप छोड़ दी थी इस स्टोरी लाइन ने, इस पिच डेक ने, तो मुझे याद आ गया जब थोड़ी फुर्सत मिली, उन्होंने कहा अरे ये कहाँ चला गया यार। तो हम लोगों ने फिर कांटेक्ट किया इनको, तो इन्होंने कहा नहीं, हम लोग स्क्रिप्ट पे और काम कर रहे थे, इसलिए आपको फिर से अप्रोच नहीं किया, बट नाउ इज़ द राइट टाइम, तो आप अपना अवेलेबिलिटी बता दो। तो आई थिंक ये डेस्टिन्ड था ये फिल्म होना, और मेरा इस फिल्म में होना, क्योंकि ये मुझे चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी फिल्म थी ये। एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे ताकि दर्शक देख सकें, बहुत ज़्यादा नहीं जानना चाहता। तिकड़म नाम ही बहुत ज़बरदस्त है, और हम उत्तर प्रदेश से भी हैं, तो हमने जीवन में बहुत तिकड़म, इंसान अपने जीवन में तिकड़म बहुत लगाता है। कौन नहीं लगाता है? कौन नहीं लगाता है। तिकड़म के बारे में वन लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे यार? ये फिल्म जो है वो एक बाप के बारे में है, और उसके बच्चों के बारे में, और बाप के माँ बाप के बारे में। अच्छा। तो ये एक फैमिली है साथ में जो रहती है एक छोटे से प्यारे से हिल स्टेशन में, और बहुत ही सादी ज़िंदगी है, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिर भी बहुत खुश हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो एकदम से टर्मोइल जो आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट आता है स्टोरी में, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस होटल में बाप काम करता है वो बंद होने वाला है। तो अब उसको पहली बार
अपनी फैमिली को छोड़ के नौकरी करने बड़े शहर मुंबई में जाना है, और बच्चे किस तरह से तिकड़मे लगाते हैं कि बाप को ना जाना पड़े, उसके बारे में है ये फिल्म। आपकी जैसे कहानी भी है, जो सफ़र है सिनेमा का घर से यहाँ तक का। मैंने जब इस इंटरव्यू करने से पहले पढ़ रहा था आपके बारे में, मुझे एक चीज़ बड़ी मोटिवेशनल लगी आपकी जर्नी में, कि आपकी जर्नी बहुत सोच समझ कर आपने तय की है। आप पहले तो मेलबर्न गए, पढ़ कर आए, फिर वापस आए, फिर आपने एक्टिंग का रुख किया, और बम्बई आते आते आप इस काम को लेकर तैयार भी थे। आपने मैनुअल थॉट प्रोसेस भी रखा। तो मैं इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ कर कुछ कार्य करने ज़रूरी हैं। आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम बहुत चीज़ें निकल लेते हैं। मेरे बारे में आपने जो पढ़ा है ना, वो क्योंकि कभी कभी रिटन वर्ड इज़ नॉट द रियल वर्ड, यू नो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अब आप कुछ पढ़ते हो ना, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ते हो। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी प्लान नहीं है भाई, अच्छा। बिल्कुल भी प्लान नहीं है। लेकिन वो ऐसा पेपर पे लगता है कि इसने प्लान करके सब किया होगा, स्ट्रैटेजाइज करके किया होगा। स्ट्रैटेजीज बनाना, प्लान बनाना बहुत टाइम पहले छोड़ चुका हूँ मैं, क्योंकि जितने भी प्लान बनाए थे वो उसका कुछ हुआ नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कानपुर से दिल्ली गया था पढ़ने, बीकॉम ऑनर्स करूँगा, पढ़ लिख के एमबीए बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। वो कभी नहीं हो पाया, क्योंकि पहले ही साल दिल्ली में जाके बैरी जॉन मिल गए। तो स्कूल से शौक तो लग ही गया था एक्टिंग करने का, मुझे लगता था ये बेस्ट काम कर सकता हूँ मैं, काम और भी कर सकता हूँ बट बेस्ट इसमें हो सकता हूँ। फिर बैरी मिल गए, कॉलेज जाने ही छोड़ दिया, गया ही नहीं कभी, यू नो। 1 साल गया था, फिर उसके बाद कभी गया ही नहीं, फेल होते होते बचा था। फिर सप्लीमेंट्रीज होती हैं कॉलेज में, डीयू में, तो फिर उनसे कवर अप किया ये वो। तो घर वाले बड़े परेशान थे यार कि मेरी माता जी ने बोला था कि देखो बेटा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए इंसान का, तो पढ़ाई भी करो, स्पोर्ट्स भी करो, यू नो, ड्रामेटिक्स भी करो, एलोकेशन डिबेट भी करो, सब कुछ करो। मैं ड्रामेटिक्स में ज़्यादा घुस गया, तो मेरी माता जी को प्रॉब्लम होने लगी कि गलत दिशा दे दी मैंने तो इसको यार कुछ। तो बैरी मिल गया तो पढ़ाई छूट गई। मैंने फिर घर वालों को बोला कि पढ़ाई में वादा किया था आपको, अच्छे से पास करूँगा, कर लूँगा, बट यहाँ पे मेरा रुझान ज़्यादा है, यू नो। फिर उन्होंने तिकड़म लगाई होगी कुछ कि इसको निकालें कैसे इसमें से, तो उन्होंने बोला, डरा दिया, बेटा फॉल बैक प्लान क्या है, यू नो। और मैं तब तक जी लॉन्च हुआ था जी, सिर्फ एक ही था चैनल जो कि आउटसाइड ऑफ दूरदर्शन लॉन्च हुआ था, जी। उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छे शो के लिए, नई सीरीज़ आ रही थी उनकी टेलीविज़न पे, केबल नेटवर्क पे, जिसके लिए मैंने ऑडिशन भी किया था, कुछ जवाब ही नहीं आया उनका। तो अब क्या है, माँ बाप को बहाना मिल गया कि नहीं नहीं तेरा देख ले, कुछ भी नहीं हुआ, इसमें फ्यूचर नहीं है, फॉल बैक प्लान क्या है, पढ़ाई कर आगे, ये वो। तो मैंने तिकड़म लगाई, मैंने कहा भाई मेरे से पढ़ाई लिखाई अब नहीं हो रही है, मेरे से छूट गई है वो, आपको चाहिए अगर मैं एमबीए बनूं, तो मेरे और मेरे दोस्त ने एक प्लान बनाया है कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जगह खुलनी शुरू हो गई थी उस टाइम पे। ये मैं बात कर रहा हूँ फिर 97 में। तो मुझे और मेरे दोस्त को वहाँ भेज दो, पहले सेमेस्टर की फ़ीस दे देना, बाकी हम लोग देख लेंगे अपना जैसे भी कमा वमा के वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके। तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पहुँच गया, 1 साल मैंने वहाँ थिएटर किया, एमेच्योर थिएटर एक कंपनी थी वहाँ पे उनके साथ काम किया। वो प्रोडक्शन कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि पैसे नहीं, फाइनेंस नहीं हो पाया उनका शो। तो फिर बिल्कुल ही एक्टिंग छूट गया। फिर मैंने वहाँ पढ़ाई करी, फिर और काम किए, बर्तन मांजे, वेटरी करी, टैक्सी चलाई, 7-Eleven में काम किया, यू नो, बहुत सारे काम किए ऐसे। फिर किसी तरह से मरते करते अपना कोर्स पूरा किया। फिर 1 साल की नौकरी भी लग गई वहाँ पे, तो लगा कि चलो अब यहीं पे सेटल हो जाएंगे, यू नो। फिर वो 2001 में रिसेशन आ गया, फिर वापस इंडिया आना पड़ा। फिर सोचा कि नहीं नहीं यार, अपने पिताजी के साथ काम करूँगा, हमारी ना अब पापा के साथ काम करना चाहिए आगे, उनका एक्सपीरियंस और मेरी जान, और हम लोग लगाएंगे साथ में एक दूसरा अपना एफर्ट, और करेंगे कुछ लाइफ में, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि बन ही नहीं रही थी हम लोगों की, यू नो, क्योंकि मैं इतना दूर रह गया घर से कि वहाँ पे वापस आना मुश्किल हो रहा था, यू नो। फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली आके जॉब करी। दिल्ली में वापस मिला है मुझे एक दोस्त, बैरी के टाइम का, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली जब गया मैं, तो 97 में छोड़ा था, 2003 में वही दोस्त वापस मिला जो हम लोग साथ में काम करते थे, और वो अभी तक कर रहा था थिएटर। उससे बहुत मुझे ताकत मिली और बहुत ही इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा यार, सारी चीज़ें करके देख रहे हो, कहीं पे भी खुशी नहीं मिल रही है,
उसका रीज़न ये है कि जब भी तुम कोई शो देखते हो टीवी पे या कोई फिल्म देखते हो तो वो पीछे कहीं रह गया है वो, कि यही करना चाहिए था मुझे, यही करना चाहिए था। वापस थिएटर में चला गया, फिर जहाँ नौकरी कर रहा था वो नौकरी छोड़ दी, तो घर वाले और परेशान हो गए कि मतलब आधी मतलब 30 साल का होने वाला, अभी ये क्या नया है, इसको फितूर चालू हो गया। फिर उनकी बात समझ में आई, मैंने कहा लेकिन अब छोड़ूंगा नहीं इसको, इसके साथ देखता हूँ खाने पीने के लिए, जीवन यापन के लिए क्या कर सकता हूँ। टेक अवे खोल लिया, खाना खाने का शौक था, बनाने का शौक था, तो अपना जितनी भी अवधि कुजीन है, कोरमे, स्टू, सालन, बिरयानी, इस सब का एक छोटा सा टेक अवे खोला। वो टेक अवे अभी 6 ही महीने हुए थे कि रणदीप हुड्डा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को। वो तब तक यहाँ वेल सेटल्ड हो गया था, रामू के साथ काम कर रहा था वो, रामपाल वर्मा जी के साथ। तो उसका फ़ोन आ गया कि यार मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ डी, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रोल हैं, तो तू इधर आ जा और फिट कर लेते हैं, तेरे को ऑडिशन दे इधर आके। मैं इधर आ गया छोड़ के वो। तो वो मेरा एक पार्टनर था, वो बेचारा परेशान हो गया। मैंने कहा भाई तू चला, कुछ बच जाए ना पैसा वैसा, तो मेरे को 10-20 हज़ार रुपये महीने में भेज देना, भूखा ना मरूँ मैं मुंबई में जाके। वो भी उससे चला नहीं, वो भी बंद हो गया। तो यार ये मेरी जो कहानी है ना, कहने का मतलब है ये सब अनप्लान्ड है। कोई प्लान ऐसा है ही नहीं जो काम कर रहा था। एक प्लान है कि आपने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, प्लान पता कब से काम करना शुरू किया, जब मैं वहां वापस उस रास्ते पर पहुंच गया जहां मुझे शुरू से ही होना चाहिए था जी। बट मुझे यही तो मैंने आपको बीच में बोला कि ये बीच के मुझे टाइम ऐसा लगा कि यार टाइम वेस्ट कर दिया, वो छोड़ना ही नहीं चाहिए था कभी। बट ये जो 7-8 साल का समय था ना, इसने बना दिया इंसान। सही बात है। अकेले रहना, अकेले जीना, अकेले खाना, अकेले पीना, हर छोटी चीज़ के लिए माँ बाप को परेशान नहीं करना, सपोर्ट सिस्टम से दूर चले जाना, है ना, कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना। तो फिर एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने एक्सपीरियंस को लेके फिर मुंबई आया था। यहाँ पे भी अपनी एक स्ट्रगल थी, सबकी होती है, कोई मेरी नई स्ट्रगल नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोच लिया प्लान नहीं करूँगा कुछ, अगर मैं सही रास्ते पे वापस आया हूँ, ये डेस्टिन्ड है ना यार। कहाँ 97, कहाँ 2003-4 में आया था मैं बॉम्बे, तो इतने साल के बाद, 7 साल के बाद भी आके ज़िंदगी ने वहीं पलट दिया। तो मतलब मैं सही जा रहा था, पहले वापस आता हूँ इसके ऊपर। कहीं ना कहीं प्लानिंग मत करो जो जिंदगी लेकर जाती ही है, वो धक्का लगे बिल्कुल जाती। लोग बोलते हैं आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो, चलो वो भी सही है, ठीक है ना, कि आपको जो मौका मिल रहा है आप उसको कितना फ़ायदा उठा सकते हो, सही बात है। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा है ना, अगर आपकी यहाँ लिखा नहीं है तो नहीं होगा। आप सर के बल खड़े हो जाकर नहीं होगा। आप अगर अच्छे इंसान हो ना, ऑनेस्ट हो अपने साथ, तो आपकी किस्मत आपको वहीं लेके जाएगी जहाँ आपको होना चाहिए। चाहे वो एक्टिंग में आओ या कहीं जाओ। कमिंग बैक टू तिकड़म अमित, जैसे एक फादर है जो बच्चों तक से दूर होने के लिए राजी है, जस्ट बिकॉज कि वो उनको अच्छा जीवन दे सके, कम से कम 30,000 रुपये महीना कमा सके। तो जब आप ये शूट कर रहे थे तो ऐसा जहन में आया, फादर की याद आई, बचपन का कुछ समय याद आया कि देखो फादर कितना करते थे, कभी कभी कुछ चीज़ें करते करते याद आ जाती हैं। जैसे कि हम लोगों का ना जूते का काम हुआ करता था कानपुर में, तो हमारी बहुत बड़ी दुकान थी, हमारा नाम भी था, और सियाल शूज़ बोला जाता था, तो मतलब वाह 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 वाह, क्वालिटी की भी बातें होती थी। तो पिताजी हमेशा चाहते थे कि हम मेरा एक भाई भी है, तो हम दोनों भाई हेल्प करें, आगे बढ़ाएं बिजनेस को। हमारा मन नहीं था कानपुर में रहने का, ना उस काम को करने का, क्योंकि हमारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी। तो पिताजी से स्कूल का जूता फट जाता था, नया मांगने जाता था, तो उसमें भी नो कर देते थे वो। तो क्या होता है ना, जब आप खुद अपने लिए फेच करने लगते हो ना अपनी लाइफ, तो तिकड़म तक तो पहुँचते पहुँचते बहुत एक्सपीरियंसेस याद आ गए थे पिताजी की, कि क्या क्या सेक्रीफाइस किए होंगे उन्होंने, और क्यों ना बोलते होंगे वो, कि सिलवा ले जूता, है ना, नया जूता लेने की क्या ज़रूरत है जब ये अभी चल सकता है। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, यही तो आपसे अच्छा या बुरा काम एक्टिंग में करवा पाते हैं, वरना आप कैसे करोगे? कहीं ना कहीं से आप बैक बोरो स्टील तो करोगे, सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस नहीं हो सकती। तो बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं फिल्म के अंदर, जो याद दिलाती नॉट स्पेसिफिक्स में, बट ह्यूमन इमोशन में, जो आपको आप अपने माँ बाप की याद दिलवाते हैं कि अरे यार अभी मैं बाप बन गया हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कि बाप बनना, और जब मेरी माँ और बाप बोलते थे कि जब तुम बन जाओगे ना बाप, तब समझ में आएगा तुम्हें। तो अभी सब समझ में आता है भाई, धीरे धीरे। और अमित भाई, जैसे
अब तो सोशल मीडिया की बदौलत है कि बहुत सारी चीज़ें दिखाई बताई जाती हैं। फादर्स डे उभर के आ गया है, बाकायदा मनाया जाता है। कहीं ना कहीं मैं ट्रेलर देखकर एक चीज़ मेरे जहन में आई, यही सवाल आपसे है मेरा कि ये फिल्म इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कहते हैं फादर्स आर वेरी टफ, बहुत सख्त होते हैं, उनके अंदर इमोशंस कम हैं, वो अपने औलाद को या बच्चों को पालने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वहीं माँ का कलीजा कहते हैं बहुत शांत और एकदम शीतल होता है। दयालु। मेरा ये मानना है कि बाप के अंदर भी वो दयालुपन है, वो भी बहुत इमोशनली ग्रिप्ड होता है, बट वो शो नहीं कर पाता है। 100% है यार। और मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है ना, माँ भी है, बाप भी है, आप बच्चों को पालने के लिए, जैसे इस केस में नहीं है, हमारी फिल्म के केस में, तो वो दोनों का फर्ज अदा कर रहा है। वो इंसान जो है वो बाप भी बन रहा है, माँ भी बन रहा है। तो बाप कभी कभी इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि घर पे माँ है संभालने के लिए, कुछ बातों के लिए। माँ कभी कभी कुछ बातें बच्चों से इसलिए नहीं कहती कि उसको लगता है कि बाप जब आएगा शाम को ना तो वो संभाल लेगा ये बात। तो तभी तो पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। दैट इज़ वाई इट्स कंप्लीट फैमिली। तो आप किसी भी फैमिली में देख लो जिसमें माँ नहीं होगी या बाप नहीं होगा, तो वो अधूरा रह जाता है कुछ मामला, कुछ बातों को। तो और बाप के अंदर एक डाला होता है बचपन से यार कि आप मर्द हो ना, तो आप मतलब टफ ही रहना पड़ेगा आपको, आप अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा सकते। तो मुझे तो मैं अपने आप को कितनी बार पाता हूँ अकेले में रोते हुए, और मैंने कितनी बार सुना है अपनी माँ के मुंह से कि अरे पापा उस दिन बहुत अपसेट थे, आंसू निकला उनके। वो सामने नहीं करता है वो कुछ, ऐसा थोड़ी ना कि वो इमोशन फील नहीं कर रहा है। तो ये फिल्म एक्चुअली विवेक के साथ जब पहली बार मीटिंग हुई थी तो उसने इस बात पे बहुत गौर फरमाया था कि माँओं को लेकर बहुत फिल्में बनती हैं, बिल्कुल, कि माँ की ममता और ये सब, लेकिन पिता का पितृत्व जो है ना उसके ऊपर बहुत कम फिल्में बनती हैं। तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी, नॉट टू से कि माँ के सैक्रिफाइसेस कोई कम होते हैं, और बट ये वाला सब्जेक्ट भी टच करना ज़रूरी था। तो ये उसके लिए भी बहुत 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 शानदार फिल्म है। और अमित, ये साल भी ऐसा है जहाँ पे आपकी दोस्ती भी बड़ी सामने उभर कर आ रही है। ये मेरा रिसर्च है कि आप फैजल मलिक आपसे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रणदीप हुड्डा आपने कहा बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तीनों आप लोगों ने ठान के रखा है इस बार भौकाल नहीं मचाएंगे, इस बार आप लोगों को इमोशनली ड्रेन करेंगे। रणदीप ने सावरकर से किया, करेक्ट, फैजल ने पंचायत सीजन 3 में किया, आप इससे कर रहे हैं। यार बड़ी अच्छी बात बोली तुमने, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसे, बट ये एक्चुअली बहुत सच है, ये बात बहुत सच बात है। ये बताता है कि दोस्ती में भी इस तरह की ये गठबंधन है, इस दोस्ती का गठबंधन तो बहुत अच्छा है, बहुत सालों से, अभी का नहीं है। तो बट ये तो हाँ मैजिकल चीज़ है यार। ये तो इस बात पे एक सेशन कर लूँगा दोनों के साथ। हाँ। अब सोशल मीडिया के प्रेशर से कितना वाकिफ हो या दूर हो, जहाँ इंस्टाग्राम फॉलोवर नंबर बहुत दूर हूँ यार भाई, बहुत दूर हूँ। दुनिया माया नगरी के कई सारे बहुत लोग हैं जो इसको अपनी जीवनी मानते हैं। मेरी जीवनी नहीं बनाना चाहता मैं इसकी इम्पोर्टेंस अभी थोड़ी समझने लग गया हूँ, बट मुझे वो भी नहीं समझ में आता है कि मतलब मैं रोज़ जो है ना कुछ ना कुछ इतना कुछ मेरे पास कहने को, करने को, कपड़े बदलने को है नहीं भाई, है ना, इन ऑल ऑनेस्टी। और मुझे अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी है, और मुझे एक ये चीज़ बहुत मतलब मेरे अंदर घर कर गई है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ ये आज आप मुझसे जो बातें पूछ रहे हैं, अगर मैं रोज़ ही बता रहा हूँ लोगों को तो क्यों सुनेंगे ये सब बातें? वो फिर वो उटपटांग चीज़ें देखेंगे कि कुछ मजाक करके दिखाओ, कुछ नाच के दिखाओ, कुछ गाना गा के दिखाओ। मिस्ट्री फॉर मी इज़ ऑलवेज बेटर, कि तभी आपको लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, और मेरे पास कुछ कहने के लिए भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। अभी एक फिल्म रिलीज हो रही है तो मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अब उसके साथ मैं अपनी लाइफ भी बता सकता हूँ थोड़ी बहुत। अब मैं अपनी लाइफ नहीं बताना चाहता किसी को रोज़मर्रा की, तो मैं थोड़ा सेफ ही रहता हूँ उसके। और पीयूष मिश्रा साहब की याद आ गई, आप उनसे बात करें, अगर मैं अक्सर जब मुलाकात करता हूँ उनको छेड़ता हूँ इस बात पे कि पीयूष भाई आपसे एक पॉडकास्ट करनी, इंटरव्यू करना, मुझे कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या है जो मैंने नहीं बोला है, और किताब तो लिखी दी है, पढ़ लो जाके। एग्जैक्टली यही बोलते हैं। हाँ, तो
ये बात आपकी सही है, तो उसका प्रेशर आप हैंडल नहीं, मेरे ऊपर इस चाहिए बात का भी कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं, ना मैं और सफलता का मापदंड भी नहीं है। ना मुझे लगता है कि मैं इसका प्रेशर लूंगा कभी। और इसमें क्या सफलता का मापदंड है यार, मेरे कुछ पता नहीं कितने 65-66 हज़ार फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ही ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। वो क्या है ना, वो मैं कभी जब नया नया शुरू किया था मैं देखता रहता था कि अब बढ़ता घटता रहता है सब ना। मैंने कहा मैं यही करता रहूँगा क्या यार, कि आज 2000 कम हो गए, कल 4000 बढ़ गए, ठीक है ना। एक फॉलोअरशिप है, और ये तय बात है बॉस कि मैं भी कभी घर से बाहर निकलता हूँ ना तो 50 लोग सड़क पे मिल जाते हैं मुझे मेरा अभिनंदन करने के लिए, मेरे काम की सराहना करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, और मुझे लगता है कि मेरे चाहने वाले जो है ना, उनको भी ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ने की। आई थिंक वो भी समझ गए हैं कि ज़्यादा ये करेगा नहीं है सब ना। तो और काम भी आ रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा है, काम भी आ रहे हैं, तो आप मेरे काम से जाने ज़्यादा बेटर है। जी अमित भाई, जैसे पहले फिल्म थी, फिर टेलीविजन, अब OTT, आपको लगता है ये वो दौर है जो न्यू कमर्स हो या काम करने वाले हों, सिनेमा के लिहाज से एक बहुत अच्छा समय है पर ये करियर को परस्यू करने का सिनेमा में? हाँ, क्योंकि क्या हुआ क्या ना यार, कि सिनेमा अपना ना बहुत समय के लिए बीच में फंस गया था कहीं पे, और OTT ने आके चैलेंज किया सिनेमा को, स्पेशली कोविड टाइम्स में। तो क्या लोगों के पास तो समय ही नहीं होता था टीवी देखने का। टीवी देखता कौन था? घर में गृहणियाँ, हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स, यू नो, द एल्डरली पीपल, वरना बाकी तो सुबह उठते थे, जाते हैं काम पे, शाम को घर आते हैं, कहाँ वो सब देखते थे, ठीक है ना। तो OTT जब आया तो एक नया कंटेंट लेके आया जो कि सबके लिए था, यू नो। टीवी बहुत रिग्रेसिव हो चुका था, तो टीवी जैसा नहीं था, अलग था यार। कि उन्होंने फिर नोटिस किया होगा कि यार ये कौन लोग हैं, ये कौन से एक्टर्स हैं, ये कौन सा डायरेक्टर है, ये कौन सा राइटर है, ये लोग कहाँ थे, यू नो। तो OTT ने आके सिनेमा को चैलेंज किया। तो सिनेमा भी पीछे नहीं है, सिनेमा में कोई कम टैलेंटेड लोग नहीं है। तो क्या है ना कि बहुत अच्छा, आई थिंक इन लोगों का एक हेल्दी कंपटीशन हो गया, यू नो। तो अभी आप देखो सिनेमा भी ग्रो कर रहा है, उसमें भी कंटेंट चेंज हो रहा है, उसमें भी नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो आई थिंक OTT सिनेमा एक दूसरे के पूरक ही बनेंगे एक दिन, यू नो। आई थिंक उस लेवल पे ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, क्योंकि अब तो सिनेमा के एक्टर्स भी OTT में काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा चेंज है यार ये। और अमित भाई, आप जिस तरह का अभिनय कर चुके हैं अपने इस 15 से 20 साल के करियर में, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, काम से आपकी सराहना करते हैं, लेकिन अमित स्याल किसके काम के मुरीद हैं? वो किसकी सराहना करना चाहते हैं या करते हैं पर्सनली भी? देखो, एक्टर तो बना था, जो हमारे जनरेशन के सुपर हीरो थे वो तो अमिताभ बच्चन जी। मतलब उनके अलावा तो कोई दिखता ही नहीं था। फिर जब थोड़े बड़े हुए, है ना, इधर उधर भी नजर गई, तो यार मतलब क्या क्या एक्टर्स हैं हमारे देश में। संजीव कुमार जी, दिलीप कुमार जी, अभी मुझे तो जैकी श्रॉफ भी बड़े अच्छे लगते थे। लोग उनको वुडन एक्टर बोलते थे, मुझे लग रहा था कि रियल एक्टिंग तो यही कर रहे हैं, ठीक है ना। उस टाइम की जब हम लोग बड़े होते थे, एक्टिंग भी थोड़ी ओवर पिच्ड होती थी, यू नो। और अशोक कुमार, बलराज साहनी, क्या बात है। हाँ, और ये अपना अरे यार क्या, परेश भाई, क्या बात है, यू नो, नवाजुद्दीन अपना, मनोज भाई, यू नो, आशुतोष राणा, ये और कितने लोग यार, कितने लोग। तो ऐसा नसीर भाई के साथ तो मैंने 2 साल काम किया हुआ है। मतलब वो 2 साल जो है वो तो मॉटली में वो मैजिकल जर्नी थी वो। मतलब कभी कभी तो बैठ के उनके सामने ऐसा लगता था कि नसीर भाई, यू नो, यहाँ कैसे पहुँच गया मैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो मतलब कमाल के लोग हैं यार। और क्राफ्ट, पीयूष भाई यार, पीयूष, हम लोग बैरी के साथ काम करते थे, यू नो। तो मेरे ज़्यादातर शोज होते थे कमानी में, रिहर्सल होती थी गार्गी कॉलेज में, तो टहलते टूलते चले जाते थे मंडी हाउस की तरफ, यू नो, NSD के बाहर बैठ के चाय पी ली, सब कर लिया। पीयूष भाई आते थे वहाँ पे। पीयूष भाई थिएटर वर्ल्ड के अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, यू नो। अपनी वेस्पा में आते थे, रोबदार आवाज़ थी, बात भी वैसी करते थे, डेडिकेटेड क्राफ्ट्समैन थे। कमाल के लोग हैं सीखने के लिए हमारे देश में। अब अगला जो सवाल है वो थोड़ा संजीदा भी है, और फिलहाल जो देश में चल रहा है उससे सॉरी, इरफान खान यार, उनको कैसे भूल सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब इरफान भाई, नाना पाटेकर यार, समझ रहे हो। मैं वहीं फंस गया था कि अरे यार कहाँ फंस गया, कौन नहीं याद आ रहा।
इरफान भाई, मतलब इरफान भाई चेंज द स्टाइल ऑफ एक्टिंग, बिल्कुल मैं वो यूनिकनेस की जो बात कर रहा था ना आपसे, वो यूनिक आदमी है। बिल्कुल। पीयूष भाई यूनिक आदमी है, मनोज भाई यूनिक आदमी है, तो वो यूनिकनेस फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इरफान खान की आप बात से एक बात भी याद आ गई। ओशियंस फिल्म फेस्टिवल दिल्ली हुआ करता था और मुझे याद है वो जिसको पहचान जाते थे, अगर आपसे उनका तारुफ हो गया और आपको याद है तो वो आपको पकड़ के बुलाते थे। एक इंटरव्यू का सिलसिला था जहाँ मौका नहीं बन पा रहा था और इरफान खान जी ने दूर से वहाँ देखा था और उन्होंने हाथ पकड़ के पीछे से कहा कि इस वाले इंटरव्यू के बाद तू आ जा। दैट इज हाउ द लेजेंड ऑफ मुझे एक बड़ा उनके साथ मैं ज़्यादा उनसे नहीं मिल पाया, बट 2-3 ओकेजन मिला। एक ओकेजन का मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग याद है कि रणदीप के घर पे कुछ तो गेट टुगेदर था और मैं थोड़ा लेट पहुंचा, तो मैं पहुंचा घर पे और दरवाज़ा खोला हाउस हेल्प ने, तो इधर से इरफान भाई जा रहे थे बाहर, उसके पास टेरेस वेरेस होता था एक यहीं वर्सोवा में बिल्डिंग में, तो इरफान भाई आ रहे थे, तो मेरे तो इम्प्रॉम्प्टू मुंह से निकल गया, अरे इरफान भाई मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। तो इरफान भाई ने बोला कि तुम भी एक्टर हो? हाँ। कहने लगे रहो बेटा, और क्या क्या चले गए। वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इससे बड़ा सच आप बोल नहीं सकते किसी को, कोई आपको बता नहीं सकता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लगे रहो, बस लगे ही रह सकते हो आप। बेस्ट एडवाइस था वो। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। 100%। अगला सवाल अमित भाई, इस समय जो देश में चल रहा है वो जो सबके ज़बान पर है, बहुत आक्रोश है देश में, द केस ऑफ बंगाल जो समय चल रहा है, हम सुनते हैं पढ़ते हैं, दिल दहल जाता है। ये डॉक्टर का जो केस है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी आए इसके सपोर्ट में। लॉस को लेकर आपका कुछ कहना है, इस केस को लेकर आपका कुछ कहना है? यार मतलब मुझे लगता है आपको पता होगा क्या जवाब होगा यार, क्या बोलें इसके बारे में। मतलब अजीबो गरीब चीज़ें करने लग गए हैं लोग, अजीबो गरीब चीज़ें करने लग गए हैं। कहीं तो मैंने पढ़ा था कि वो मतलब एडिक्ट हो गया था वो बंदा, पॉर्न वॉर्न ये सब देखने का, ये सब। तो यही होगा यार, यही होगा आई थिंक। मुझे भाई ऐसा लगता है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा लोनली हो गए हैं, और लोनलीनेस जो है ना वो अंधेरा उनको खींच रहा है, तभी वो अजीब और गरीब हरकतें करने लग गए हैं। प्लस इसीलिए मैं सोशल मीडिया भी जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, मैं तो उनको यही एडवाइस करूँगा कि बॉस कम करो, क्योंकि जो भी दिख रहा है ना उसमें से 90% असलियत नहीं है। करेक्ट। तो प्लीज़ मत इतना इंडल्ज करो अपने आप को उसमें, क्योंकि आप इंस्टाग्राम के सर्च पे जाओ, देखो आपको क्या वीडियोस दिखेंगे, कुछ भी चल रहा है यार ये। और टेक्नोलॉजी अच्छाई भी लेके आती है, बुराई भी लेके आती है, तो यार वो तो आपका कर्तव्य है कि कैसे बचोगे उससे। तो ज़िंदगी तो अपना आगे चलती रहेगी, वो तो कुछ ना कुछ आपको चैलेंज थ्रो करती रहेगी। तो बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये, और बहुत ही ख़राब इंसिडेंट है यार। प्लस हैपनिंग दिस विद अ डॉक्टर इन हर ओन हॉस्पिटल, इट्स लाइक अनबिलीवेबल, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। कि मतलब ऐसा भी नहीं कि सड़क पे कोई चल रहा है, किसी ने ग्रैब कर लिया, ये सब हरकतें कर दी। आपके ही काम में, आप ही के वर्क प्लेस में ये सब आपके साथ हो रहा है, और इस स्केल पे हो रहा है, और जो किया है उन लोगों ने, मतलब क्या बोलूँ मैं यार। जाने से पहले ये सवाल ज़रूर अमित भाई आपसे कि आपकी सफलता में आपका मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है, थोड़ा लक है, लेकिन अमित सैल की लाइफ में तिकड़म कितने लगे? बहुत बचपन से ही लग रहे हैं तिकड़म, क्योंकि आई थिंक वो जो डेस्टिनी की हमने बात करी कि एक्टर बनना था, वो ये डेस्टिनी तक वापस आते आते ज़िंदगी सब तिकड़म ही रही है भाई, है ना। कि मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दो पढ़ने, या लोअर मिडिल क्लास लोग थे हम लोग, रोने की एक्टिंग करती पापा के सामने, मम्मी के सामने, पसीज गया दिल, हाँ अच्छा करते हैं वहाँ चले गए, ठीक है ना। वहाँ पे भी अपने मस्ती काटने लग गए, फिर वहाँ पे तिकड़म लगा कि सॉरी गलती हो गई, अभी थोड़ी हेल्प कर दो, ठीक है ना, अभी रास्ते पे आ जाऊँगा। दिल्ली आ गए, दिल्ली से मुंबई चले गए बिना बताया कि अभी मैं एक्टिंग ही करूँगा, तो यार तो तिकड़म ही तो लगाते रहते हैं हम सब, हम तो रोज़ लगाते हैं, सारे लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। बस बहुत धन्यवाद, और चाहेंगे अगली बार आपसे मिले, आपकी और जर्नी के बारे में बात करें, जो हम इस बार नहीं छू पाए, अगली उन पहलुओं को अगली बार छुए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अमित सैल, जो एक ऐसी फिल्म को लेकर आ रहे हैं जो इस बात पर जरूर प्रकाश डालती है कि एक फादर क्या कर सकता है,
लेकिन सबसे बढ़िया बात इस फिल्म की ये है कि अक्सर हम देखते हैं ये नटखटपन जो बच्चे करते हैं माँ के साथ करते हैं, क्योंकि बाप चला जाए तो सारी सारी हंसी मजाक माँ के साथ किया जा सकता है। लेकिन ये फिल्म में वो बच्चे बाप को रोकने के लिए कितनी तिकड़म लगा रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए और इसका मज़ा लेना चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, लेकर आएंगे एक नई कहानी, जानेंगे खुद उनकी ज़िंदगी।